Good morning, students. I hope you all are fine and happy, and you all are doing well with your studies. Students, we had completed the first chapter of science, and I hope that you have started learning it. And today we are going to read the second chapter of science, that is microorganisms, friend and foe. So let's start. First of all, we must know this thing that what are microorganisms? Do you know this? Okay. We know that microorganisms are living things, but what are they? They are harmful or useful? What they produce? We are going to know about the real world of microorganisms. So इस चैप्टर में हम चीज़ तो पता है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म लिविंग थिंग्स होते हैं, लेकिन वो एक्चुअली होते कैसे हैं, वो होते क्या हैं, क्या उनका अपीयरेंस क्या होता है, क्या वो हार्मफुल होते हैं या फिर यूज़फुल होते हैं हमारे लिए, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये सारी चीज़ें माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में, माइक्रोऑर्गेनिज्म के रियल वर्ल्ड के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस. You have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which are normally cannot seen. These are called microorganisms or microbes. हालांकि हम काफ़ी सारी वैरायटी की डिफरेंट तरीके की प्लांट्स एंड एनिमल्स अपनी सराउंडिंग में देख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनको हम नॉर्मली अपनी आई से नहीं देख सकते. तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम नॉर्मली अपनी आई से नहीं देख सकते, नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको बोला जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने टाइनी होते हैं, इतने छोटे से पार्टिकल्स होते हैं कि हम उनको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते. तो उनको देखने के लिए हमको किसका यूज़ करना पड़ता है? हमको माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है. Okay, let's read further. For example, you might have observed that during the rainy season, moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish white patches. जैसे कि हमारी मम्मा जो जब भी बारिश का मौसम होता है, रेनी सीज़न होता है, तो आप लोग ऑब्जर्व करते होंगे काफ़ी सारे फूड प्रोडक्ट्स ख़राब होने लगते हैं. ऐसा क्यों होता है? इवन हमारी मम्मा भी बोलती हैं कि सपोज़ हमको नमकीन खाने के लिए दिया है, कुछ भी दिया खाने के लिए, मम्मा बोलती हैं उसको टाइटली पैक करो, उसके लिड टाइटली बंद करो. ऐसा क्यों? क्योंकि वो सिलने लगते हैं. वो जो फूड प्रोडक्ट है, अगर एयर टाइट उसको बंद नहीं करेंगे तो वो जो मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है एयर में, रेनी सीज़न में जो भी मॉइस्चर वाटर वेपर्स प्रेजेंट रहते हैं एयर में, जो मॉइस्ट बनाते हैं एयर को, उसकी वजह से खाना क्या हो सकता है? सिल सकता है, स्पॉइल हो सकता है. दिस इज़ द रीज़न रेनी सीज़न में काफ़ी सारे जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं वो ख़राब होते हैं. उनमें से एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है मॉइस्ट ब्रेड का. मॉइस्ट ब्रेड क्या होती है? स्पॉइल होने लगती है और उसका सरफेस कैसे कवर होने लगता है? ग्रेइश वाइट पैचेस से. तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से. लेट्स हैव अ लुक एट इट. ये देखिए, ऐसी दिखती है ब्रेड. ये मॉइस्ट ब्रेड है, इसका ध्यान रखिएगा. मॉइस्ट ब्रेड जो सॉफ्ट ब्रेड होती है, जब हम फ्रेशली परचेज़ करके आते हैं, ब्रेड बहुत सॉफ्ट रहती है. ड्राई वाली की बात नहीं कर रहे, सूखी वाली की बात नहीं, मॉइस्ट की. तो उसमें कैसे पैचेस आने लगते हैं? ये ग्रेइश वाइट पैचेस हमको दिखने लगते हैं. ये तो ये है कि हम जो नेकेड आई से देख सकते हैं, हमको ये ग्रेइश वाइट पैचेस दिख रहे हैं, बट एक्चुअली क्या है ये? तो हम ये भी पढ़ते हैं. लेट्स रीड दिस ऑल्सो. ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास. अब हमको क्या बोल रहे हैं कि जो हमने अभी पैचेस देखे, इसको एक मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू ऑब्जर्व करेंगे. हम इसमें क्या देख सकते हैं? यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स. तो हम इसको जब माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे, हम इसमें क्या देख सकते हैं? छोटे छोटे से ब्लैक राउंड शेप के स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं. डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर्स आर? आपको पता है ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं? वेयर डू दीज कम फ्रॉम? ये कहाँ से आए हैं? तो इन शॉर्ट हमने क्या देखा अभी यहाँ पे?
कि जो मॉइस्ट स्प्रेड है वो ख़राब हो रही थी, स्पॉइल हो रही थी, ग्रेइश वाइट पैचेस नज़र आ रहे थे। मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व करा तो क्या दिख रहा था, ब्लैक कलर के राउंड शेप के स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे थे इसके अंदर हमको। तो हम ये स्ट्रक्चर्स क्या हो सकते हैं, तो एक्चुअली ऐसे क्या होता है, फंगस लग जाता है। हम लोग ऑब्जर्व जो करते हैं ब्रेड में क्या लगता है, फंगस लगने लगता है। सो लेट्स रीड 2.1 microorganisms. Activity 2.1. Collect some moist soil from a field in a beaker and add water to it. After the soil particles have settled down, observe a drop of water from the beaker under a microscope. What do you see? अब हमको क्या बोला है करने के लिए, हम इसमें क्या करना है कि हम कुछ मॉइस्ट सॉइल को कलेक्ट करेंगे एक फील्ड से। मॉइस्ट सॉइल कौन सा, थोड़ा नमी वाला सॉइल जो होता है उसको कलेक्ट कर लेंगे एक फील्ड से, एक ग्लास के बीकर में डालेंगे और कुछ पानी भी डाल देंगे। उसके बाद हम उसको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देंगे। उसको हमने बीकर को एक प्लेस पे रख दिया, छोड़ दिया। हमने क्या देखा, सॉइल पार्टिकल सेटल डाउन हो रहे हैं जो बीकर के बॉटम में आने लगे। उसके बाद हम लोगों ने उस सॉल्यूशन में से ही एक ये जो बना है वाटर और सॉइल का जो भी मिक्सचर बना है, इसमें से हमने एक ड्रॉप लिया पानी का। इसको हमने माइक्रोस्कोप के अंदर चेक करा कि उसके अंदर हमको क्या दिख रहा है। फॉर श्योर कुछ ना कुछ हमको दिख रहा है उसमें। तो वो जो हमको उसमें दिखाई दे रहे हैं वो दिख रहे हैं हमको माइक्रो-ऑर्गेनिजम्स। ईजिली नहीं दिख रहे थे हमको नेकेड आई से, लेकिन हमने जैसे ही माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करा हमको दिखने लगे माइक्रो-ऑर्गेनिजम्स। एक्टिविटी 2.2. Take a few drops of water from a pond, spread on a glass slide and observe through a microscope. अब हमको इस केस में क्या बोला है, हम पॉन्ड से कुछ वाटर के ड्रॉप्स लेंगे। इन वाटर ड्रॉपलेट्स को हम चेक करेंगे, वाटर के ड्रॉप्स को हम चेक करेंगे ग्लास स्लाइड पे। ग्लास स्लाइड कैसी होती है, कांच की बनी रहती है, ग्लास की रेक्टेंगुलर शेप की होती है, जो कि कहाँ रखी जाती है, माइक्रोस्कोप के लिए स्पेशली डिज़ाइन रहती है कि वहाँ पे हम प्लेस करते हैं। उसके बाद जो माइक्रोस्कोप का लेंस रहता है वो फिक्स रहता है, जिसके थ्रू हम स्लाइड पे रखी हुई चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने स्लाइड पे वाटर के फ्यू ड्रॉप्स डाले, पोर किए। उसके बाद हम लोगों ने माइक्रोस्कोप में चेक किया। तो वो जो दिख रहे हैं उसमें पार्टिकल्स, वो क्या, छोटे छोटे टाइनी से ऑर्गेनिजम्स हमको नज़र आ रहे हैं। वो क्या हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। लेट्स रीड फर्दर. डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड? क्या आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो कि मूव कर रहे हैं? ऑब्वियसली दिखेंगे। These observations show that water and soil are full of tiny organisms, though not all of them fall into the category of microbes. हालांकि हमको इस एक्टिविटी से पता चलता है कि हम छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स देख सकते हैं, इन दोनों ही पानी में और सॉइल में देख सकते हैं। हालांकि हम दोनों ही टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स नज़र आ रहे हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स नज़र आ रहे हैं, सबको हम माइक्रोब्स नहीं बोल सकते। सारे माइक्रोब्स की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में फॉल नहीं करते। These microorganisms or microbes are so small in size. These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye. Unaided eye means जो normally हम देख रहे हैं बिना किसी माइक्रोस्कोप के या मैग्नीफाइंग ग्लास के, बिना जब देखते हैं तो मतलब क्या, अनएडेड आई से देख रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अनएडेड आई से नहीं देखे जा सकते उनको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Some of these, such as the fungus that grows on bread, can be seen with a magnifying glass. लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि फंगस देख सकते थे, अभी जैसे मैंने आपको ब्रेड दिखाई थी, ग्रेश वाइट पैचेस थे, वो क्या थे, फंगस लगा हुआ था, फंगस प्रोड्यूस हो रहा था, उसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देख सकते थे। अदर्स कैनॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, लेकिन कुछ मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू भी नहीं देखे जा सकते, उनके लिए माइक्रोस्कोप का ही यूज़ लगता है। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोस्कोप। जैसे कि इधर बोला है माइक्रोस्कोप के बिना जो नहीं देखे जा सकते उनको क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 मेजर ग्रुप्स में क्लासीफाई करा गया है। ग्रुप्स का नाम क्या है? फर्स्ट, दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गे। आपको ये चीज़ चारों लर्न होने चाहिए, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गे। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन फिगर 2.1, 2.4 that we'll see on the next page. Till then, let's read the next paragraph. Viruses are also
माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वायरस भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं लेकिन कुछ दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग होते हैं। दे हाउ एवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो वायरसेस के लिए क्या लिखा हुआ है, ये कहाँ रिप्रोड्यूस होते हैं, होस्ट ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में रिप्रोड्यूस होते हैं, जो कि एक बैक्टीरिया भी हो सकता है, बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। होस्ट ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है। अब मैम सेल क्या होता है, होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या होता है? सो स्टूडेंट्स, होस्ट ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो एक बॉडी से जैसे सपोज एक पर्सन को किसी भी सपोज कोल्ड है, जैसे कोल्ड को भी हम क्या बोलते हैं कि वायरस है या वायरल बोलते हैं। यूजुअली फीवर हो जाता है तो स्नीज करिए, हाथ रख के करिए, ऐसा क्यों? तो होस्ट ऑर्गेनिज्म एक ह्यूमन बीइंग हो सकता है, एनिमल हो सकता है, जो कि अपने आप से दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिजीज़ ट्रांसफ़र कर सकता है। तो जो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ ट्रांसफ़र करता है खुद से दूसरे को, उसको बोलते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म, जो कि एक मीडियम की तरह काम करता है। तो अब सेल्स क्या होते हैं? सेल्स होते हैं सबसे स्मॉलेस्ट और फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। जस्ट फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी बनी हुई है ऑर्गन सिस्टम से, ऑर्गन सिस्टम बने हुए हैं ऑर्गन्स से, ऑर्गन्स बने हुए हैं टिश्यूज़ से, टिश्यूज़ बने हुए हैं ग्रुप ऑफ सेल्स से, ग्रुप ऑफ सेल्स किसके बने हुए हैं? सेल्स से। मतलब कि सबसे छोटी यूनिट कौन सी है लाइफ की? सेल। सबसे छोटी यूनिट है सेल। तो मैं एक और एग्जांपल देती हूँ आपको। जस्ट फॉर एग्जांपल, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई है तो उसकी वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? सबसे छोटी यूनिट है ब्रिक, ईंट, जिससे हमने बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करी है। तो उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है? स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट, उसके लिए ब्रिक है। तो हमारी बॉडी के लिए कौन सी है स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट? एक सेल है, छोटा सा सेल। तो क्या होता है, वायरस हमारे सेल के अंदर रिप्रोड्यूस होता है, फिर मल्टीप्लाई होने लगता है, उसके बाद हम किसी के कांटेक्ट में आएंगे तो वो उसको भी हो सकता है, वायरस उस पर भी ट्रांसफ़र हो सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अभी कौन सा वायरस चल रहा है जिसकी वजह से स्कूल वगैरह सब बंद है? इट इज़ कोरोना वायरस। तो अभी होस्ट ऑर्गेनिज्म कौन है, किस पे अटैक हो रहा है? ह्यूमन बींग्स पे। तभी हमको क्या बोला है, सबसे डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है ताकि ये वायरस स्प्रेड ना हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इससे। लेट्स रीड फर्दर। सम ऑफ द वायरस आर शोन in figure 2.5. Common ailments like cold, influenza, flu and most coughs are caused by viruses. तो क्या क्या वायरस से हो सकता है? कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड हो सकता है, इन्फ्लुएंजा जो कि फ्लू होता है, ज़्यादातर जो कफ, ये सब किससे कॉज होते हैं? वायरस की वजह से ही कॉज होते हैं। सीरियस डिजीजेस लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर कॉज्ड बाय वायरस। कभी कभी जो ऐसे सीरियस डिजीजेस होती हैं जैसे कि पोलियो है, चिकन पॉक्स है, ये भी किसके थ्रू कॉज होती हैं, किसकी वजह से होती हैं? वायरस की वजह से ही। नेक्स्ट पैराग्राफ। डिजीजेस लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, वेयरएज टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर बैक्टीरियल डिजीजेस। ये जो डिजीजेस लिखी हुई हैं यहाँ पे, डिसेंट्री और मलेरिया, ये किससे हो सकती हैं? प्रोटोजोआ से। डिसेंट्री में बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होता है। आई होप आपको डिसेंट्री पता है, जब लूज मोशंस हो जाते हैं तो क्या होता है? ये डिसेंट्री होती है। और ये मलेरिया दोनों किससे कॉज होते हैं? प्रोटोजोआ से। और टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस दैट इज टीबी, ये कौन कॉज करता है? बैक्टीरियल डिसीजेज होती हैं जो कि बैक्टीरिया से कॉज होती हैं। You have learnt about some of these microorganisms in class 6th and 7th. Although आप microorganism के बारे में पढ़ चुके हैं क्लास 6th और 7th में थोड़ा बहुत, तो अभी 8th क्लास में आपका फर्दर अच्छे से ब्रॉडली एक्सप्लेन करा हुआ है इस माइक्रोऑर्गेनिज्म के कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट पेज। इधर आप कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं माइक्रोऑर्गेनिजम्स की। माइक्रोऑर्गेनिज्म की कैटेगरीज हमने पढ़ी थी, क्लासीफाई किस किस में था? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी और वायरस, ये हम लोगों ने पढ़ा था अभी।
तो इसमें से आपको दिए हुए हैं फर्स्ट टू पिक्चर्स किसकी हैं? ये फर्स्ट टू पिक्चर्स आर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया दो तरीके की हम इसमें देख पा रहे हैं, एक स्पायरल शेप्ड है, ये कौन से हैं? ये स्पायरल शेप्ड है और ये रॉड शेप्ड है। स्पायरल शेप क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हैं हर एक जो बैक्टीरिया है इसमें स्पायरल बेंड है। इसमें क्या है? स्पायरल बेंडिंग है। कोई इस तरीके से बेंड है, कोई ऐसे बेंड है, तो इसमें कैसे बेंड है? स्पायरली बेंड है, इसलिए इसको स्पायरल बोला गया है, स्पायरल शेप्ड। एंड ये कैसे हैं? ये रॉड शेप्ड है, स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है? रॉड शेप्ड। नाउ नेक्स्ट, एल्गे। एल्गे के दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं यहाँ पे। फर्स्ट इज क्लैमिडोमोनास एंड द सेकेंड इज स्पायरोगैरा। नाउ प्रोटोजोआ के दो एग्जाम्पल्स हैं, अमीबा एंड पैरामीशियम। अमीबा के बारे में तो मोस्ट ऑफन पढ़ा होगा, आप लोगों ने सुना होगा, जिसका इरेगुलर शेप होता है, यूनिसेलुलर होते हैं। नाउ फंगी के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्परजिलस। ये किसके एग्जाम्पल हैं? फंगी के एग्जाम्पल हैं। नाउ नेक्स्ट पेज। फर्स्ट ऑफ ऑल वन मोर थिंग, ये आपको पता होने चाहिए, आपको नेम सबके लर्न करने हैं। बैक्टीरिया के दो नेम्स, स्पायरल शेप्ड बैक्टीरिया, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। देन एल्गे का लिखा ही हुआ है, प्रोटोजोआ का है एंड फंगी का भी है। नेक्स्ट पेज। अब इधर आपको दिए हैं वायरस के पिक्चर्स, दो पिक्चर्स। कुछ इस तरीके के होते हैं, जब इनको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है तो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ते हैं। ये वायरस शेप के शेप्स दिए हुए हैं, अपीयरेंस दिया हुआ है। नाउ लेट्स रीड द अदर हेडिंग। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गे एंड प्रोटोजोआ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हो सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, जैसे कि कुछ बैक्टीरियाज की तरह भी हो सकते हैं, एल्गे की तरह, प्रोटोजोआ की तरह, या फिर मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। और मल्टी सेलुलर सच एज मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं बहुत सारे एल्गे या फंगी की तरह। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं? सब तरीके के एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, रेंजिंग फ्रॉम द आइस कोल्ड क्लाइमेट टू द हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट्स टू द मार्शी लैंड्स। चाहे कि वहाँ पे जो क्लाइमेट है, इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती हो जहाँ पे, वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, या जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती हो वहाँ पे भी मिलेंगे। चाहे डेजर्ट हो, चाहे मार्शी लैंड हो। मार्शी लैंड मतलब ऐसा वेट लैंड होता है, थोड़ा दलदल टाइप का होता है, वेट लैंड होता है, उसको मार्शी लैंड्स बोलते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ मिलते हैं? इवन ह्यूमन बॉडी में भी या फिर एनिमल की बॉडी में भी मिल सकते हैं। Some microorganisms grow on other organisms while other exist freely. कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रोऑर्गेनिजम्स पे ग्रो करते हैं, बाकी कुछ फ्रीली भी डेवलप होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड अस। माइक्रोऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। हालांकि कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वेरियस सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीज़। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कुछ अदर कैसे होते हैं? हार्मफुल होते हैं, कुछ बेनिफिशियल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं, जिसकी वजह से डिजीज़ हो सकती है। So let us study about them in detail. Next paragraph. Friendly microorganisms. Microorganisms are used for various purposes. They are used in the preparation of curd, bread and cake. जो फ्रेंडली होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो बहुत सारी कामों के लिए हमको हेल्प करते हैं, बहुत सारे पर्पस में हेल्प करते हैं, यूज़ होते हैं। जैसे कि कर्ड को प्रिपेयर करने के लिए, मतलब दही, कर्ड मीन्स व्हाट? दही। ब्रेड
के प्रिपरेशन में और केक के प्रिपरेशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। जो अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं, यू नो व्हाट इज़ अल्कोहल, तो उसके प्रोडक्शन के लिए भी किसका यूज़ होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप द एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनिक वेस्ट, vegetable peels, remains of animals' feces, etc. are broken down into harmless and usable substance by bacteria. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इन्वायरमेंट को क्लीन रखने की में भी हेल्प करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी किस तरीके से हेल्प करते हैं? एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट कैसे, जैसे कि वेजिटेबल के पील्स हैं, वेजिटेबल के छिलके हो गए, या एनिमल के रिमेन्स हैं, मीन्स एक्सक्रीटा ऑफ द एनिमल, फीजेस हैं, ये कैसे होते हैं? ये ब्रोकन डाउन होते हैं, छोटे छोटे टाइनी और सब्सटेंसेस में ब्रोकन डाउन होते हैं जो कि हार्मलेस होते हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, और यूजेबल सब्सटेंस होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। बैक्टीरिया यूज़ कर सकते हैं, बैक्टीरिया यूज़ कर सकते हैं। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। हमको ये भी पता है कि बैक्टीरिया किसके लिए यूज़ होता है? बैक्टीरिया ऑल्सो यूज इन द मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए भी बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है, मतलब कि बहुत बेनिफिशियल है बैक्टीरिया। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। लास्ट चैप्टर में पढ़ा था एक बैक्टीरिया के बारे में जिसका नाम था राइजोबियम, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट रहता है। उसका काम क्या होता था? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना, सॉइल में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स रखना। और वैसे भी किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट रहता है, जिससे प्लांट अच्छा ग्रो करता है। तो इससे क्या होता है? सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है जब नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, हालांकि बहुत सारे डिसएडवांटेज भी मिलेंगे, मतलब किस तरीके से हार्मफुल रहते हैं वो भी पता चलेगा सेम चैप्टर में। अभी हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा किस तरीके से बेनिफिशियल होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कर्ड की प्रिपरेशन में, अल्कोहल, ब्रेड, केक की प्रिपरेशन में। अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन रीड द चैप्टर अगेन which we have covered yet by yourself at your home. Thank you.